दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथ की शानदार क्लासेस चल रही हैं। तो दोस्तों आज हम एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिस चैप्टर से हर बार 6 से 7 नंबर के प्रश्न को पूछा जाता है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस पूरे चैप्टर को हम 2 वीडियो में डिज़ाइन करेंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलना है। बिल्कुल बेसिक से मैं क्लियर करता हुआ चलूँगा आपको, बस आपको बशर्ते के स्किप नहीं करना है। दोस्तों चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और फटाफट अंदाज में इस चैप्टर को डिज़ाइन करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब करना मेरी मेहनत का फल होता है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए फटाफट अंदाज में इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा अलजेब्रा, सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? अदिश, सदिश, टेंसर। ठीक है, यहाँ से 3 इसके मीनिंग निकलते हैं सदिश बीजगणित के। एक तो अदिश स्केलर, एक सदिश मतलब वेक्टर, एक टेंसर होता है। ठीक है, अब सदिश मतलब जिसमें दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम सदिश कहते हैं। ठीक है, और जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसको क्या कहते हैं? हम अदिश कहते हैं, स्केलर कहते हैं। ठीक है, आई होप ये बात आप समझ में आ रही होगी आपके। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समय को देखिए, समय अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है। अरे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं हमें? ये तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं आप। अरे बच्चे ज़रा थोड़ा सब्र कीजिए, अभी टेंशन न लीजिए, मैं आपको मैथ ही पढ़ाऊँगा। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आता है बल। बल जो है हमारा सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि उसमें भार भी होता है, और जिस मतलब जब हम उस पर किसी चीज़ पर बल लगाते हैं तो ये तो पता होता है ना कि हम किधर की ओर उसको बल लगा रहे हैं। उसमें दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है। ठीक है, अब वेग देखिएगा, वेग एक सदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाने के लिए ये बात कह रहा हूँ। तो एक 10 किलोग्राम, भाई इसमें परिमाण तो है लेकिन इसमें दिशा नहीं है, तो ये अदिश हो जाएगी। ठीक है, अब 2 मीटर उत्तर पश्चिम तो सदिश है, 40 डिग्री ये अदिश है, 40 वाट ये भी अदिश है, 10⁻⁹ कुलाम अदिश राशि है, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर सदिश राशि है। ठीक है, अब देखते हैं टाइप ऑफ वेक्टर, सदिश कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों सदिश कई प्रकार के होते हैं। तो आइए पहला देखते हैं। सबसे पहला सदिश जो होता है वह शून्य सदिश, जिसको हम जीरो वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अगर हम a.a वेक्टर इजिकल टू 0 होता है। ठीक है, अगर हम a.a के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है उसका मान 0 होता है, b.b वेक्टर उसका मान 0 होता है। मतलब ये a.a वेक्टर जो हो गया ये हमारा शून्य सदिश हो गया। ठीक है, b.b वेक्टर जो हो गया हमारा ये शून्य सदिश हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए मात्रक सदिश। नेक्स्ट मात्रक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। अगर हमें कोई a दिया हुआ है, मतलब a सदिश दिया हुआ है, उसका कह दिया गया है कि उसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, आई होप ये बात आप समझ आ रही होगी आपको। तो आइए अब अगला स्टेप देखते हैं। दोस्तों इसमें 3 एक्सिस होते हैं, एक तो एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा एक्स एक्सिस के जो एक्सिस पर रहता है एक्स अक्ष पर वो आई होता है, जो वाई अक्ष पर रहता है वो जे होता है, जो जेड अक्ष पर रहता है वो हमारा के होता है। अब यहाँ से मूल बिंदु से जो ये दूरी है ये आर कहते हैं इसको हम। ये पॉइंट हमारे एक्स वाई जेड हैं, ये हमारा ओरिजिन है, यानी 0,0,0। आई होप ये बात भी आपको समझ आ रही होगी। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा इसका प्रतिबंध जो होता है 3 डायमेंशनल का, OP इजिकल टू एक्स आई प्लस के वाई जेड प्लस के जेड के, ये होता है। दोस्तों आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे। तो दोस्तों आइए देखिएगा सहसदिश किसे कहते हैं? सहसदिश कहते हैं भाई हमें एक तो ये दे रखा है a और एक b दिया हुआ है, और जब वह आपस में दोनों इक्वल होते हैं तो उसको हम कहते हैं सहसदिश। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। संरेख सदिश मतलब कुलीनियर।
एक ही रेखा पर तीनों पॉइंट हो, मतलब तीन हमें सदिश दिए हुए हैं और वो तीनों एक ही रेखा पर हो, तो उसको क्या कहा हमने? संरेख कहा, संरेख सदिश। ठीक है। अब समान सदिश किसे कहते हैं भाई? इक्वल, मतलब इक्वल से हमें ये पता चल रहा है कि दोनों सदिश का जो परिमाण है, जो दिशा है, वो एक ही है। समान सदिश मतलब दोनों की दिशा एक ही है, इक्वल वेक्टर। आई होप ये बात भी आप समझ आ रही होगी आपको। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट अंदाज में क्वेश्चन को सीखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि a = 2i + 3j + 4k। a केप का मान हमसे पूछ लिया गया है, तो a केप का मान हम किस तरह डिफाइन करते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ये जो दिया हुआ है हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, और a का मैग्नीट्यूड मतलब जो हमें सदिश दिया हुआ है इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो हम सूत्र यूज़ करते हैं वो होता है जो i j k के गुणांक है उनका स्क्वायर। मतलब यहाँ देखिएगा a का मैग्नीट्यूड रूट चढ़ा करके, रूट i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस 4 के गुणांक का स्क्वायर। ठीक है। x² + y² + z², क्योंकि हम अगर इस वाली समीकरण की xi + के yj + z के इस वाली समीकरण से तुलना करते हैं तो x का मान यानी i का गुणांक, j का गुणांक यानी y का गुणांक और k का गुणांक यानी z। ठीक है। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। तो a का मैग्नीट्यूड √2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 है ये रहा पास में, प्लस 3 का स्क्वायर ये रहा 3, प्लस 4 का स्क्वायर ये रहा 4। ठीक है। अब दोस्तों 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 4 13, 13 और 16 29, तो √29। a का मैग्नीट्यूड यहाँ से 29 निकल कर आ गया है। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे k पूछा गया है। जब तक हम इसका a का मैग्नीट्यूड नहीं निकालेंगे तो हमें a केप का मान नहीं पता चल सकता है। ठीक है। आई होप ये बात भी समझ आ रही होगी। तो a केप = अब डायरेक्टली हमें a केप का मान निकालना है, तो a केप = अब समीकरण में देखिएगा 2 जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला है इंटू i प्लस 3 जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला है इंटू j। इसी प्रकार यहाँ देखिएगा हमने ये निकाला a केप = 2/√29i प्लस के 3/√29j प्लस के 4/√29k। बस यही हमसे पूछा गया था। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों एक बार मैं और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों हमें ये वाला सदिश दिया हुआ है, हमसे कह दिया गया है कि a केप का मान क्या होगा, तो हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला, √29 आ गया। अब जब √29 आ गया तो a केप = अगर पूछा गया a केप हो तो a केप = 2/a का मैग्नीट्यूड। ठीक है। प्लस 3 मतलब जो j का गुणांक है 3/a का मैग्नीट्यूड प्लस 4/a का मैग्नीट्यूड, उसका हमारा a केप का मान निकल कर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि a वेक्टर = 2i + 3j + k हो तो a केप का मान क्या होगा? a केप का मान पूछा गया है, जैसे कि अभी हमने किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक इसी प्रकार इसमें भी वही करना है। तो रूट इसका सूत्र जो होता है मैग्नीट्यूड निकालने का, a का मैग्नीट्यूड √a² x² + y² + z², x y z की ये रही हमारी वैल्यू। ठीक है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4 9 + 1, तो यहाँ से a का मैग्नीट्यूड 14 निकल कर आ जाएगा। और a केप का मान निकालने के लिए यानी इसके गुणांकों के अपॉन में a वेक्टर का मान रख देना है इंटू i कर। तो a केप = 2/√14i प्लस के 3/√14j प्लस के 1/√14k। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में कहा गया है हमसे a = xi प्लस के 2j प्लस z के, b = 2i प्लस के yj प्लस के k हो तो x y z का मान क्या होगा? हमसे x y z का मान पूछा गया है। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम इन दोनों को प्लस करते हैं, यानी a प्लस b। अगर हमें c वेक्टर निकालना है, z का मान निकालना है, x y z का मान निकालना है, तो हमें इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। आइए प्लस करते हैं हम इसको। तो c वेक्टर = a वेक्टर प्लस के b वेक्टर। ठीक है। तो c वेक्टर = a का मान रख दिया, जैसे कि ये रखा हुआ है a का मान, ये रखा हुआ है, प्लस
बी का मान रख दिया, ये रखा गया, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, अब एक्स आई यहाँ देखिएगा सॉरी एक्स आई और 2i, अब इसको हमने लिखा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से तुलना करने पर। अब दोस्तों हम यहाँ पर इसकी तुलना करते हैं, एक दफ़े देख लेता हूँ इस क्वेश्चन को, 2j और yj, ठीक है। जैसे ही हम इसकी इससे तुलना करते हैं तो x की जगह क्या है हमारा 2 है, तो 2i प्लस y की जगह क्या है हमारा 2 है, प्लस 2j प्लस z की जगह क्या है हमारा 1, तो प्लस z ही आ जाएगा। अब xi प्लस के yj प्लस z के से तुलना जैसे ही करते हैं हम, वहाँ से हमारा x y z का मान निकल कर आ जाएगा। आइए देखते हैं हम किस तरह करते हैं। तो यहाँ से हमारा x का मान आ जाता है 2 और y का मान 2 और z का मान 1। कैसे आया सर, एक दफ़े बता दीजिए। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, भाई x का मान यहाँ पर 2, y का मान यहाँ पर 2, z का मान मतलब इसका गुणांक 1 होता है, तो z का मान 1 आ गया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एकदम बिल्कुल माइंड को कूल रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, a का मान दिया हुआ है हमें 2i प्लस के 2j माइनस 5 के, b वेक्टर का मान दिया हुआ है 2i प्लस j प्लस 3 के, c कैप का मान हमसे पूछा गया है। तो हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो वहाँ से हमारा सी वेक्टर का मान निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो सी वेक्टर इज इक्वल टू 2i और प्लस 2i तो 4i, ठीक है। j और 2j 3j, 3 के माइनस 5 के तो माइनस 2 के आ जाएगा। जब हमें ये c का मान पता चल गया यहाँ से, तो क्या हम c का मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते हैं? अरे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो c का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √4 का स्क्वायर, जैसे कि आप देख रहे हैं x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब 16 4 20 और 9 29, तो c का मैग्नीट्यूड निकल कर आ जाएगा यहाँ से √29। अब हमें सिंपल वही काम करना है c कैप का मान निकालने के लिए। भाई हमें ये निकल कर आ गया है ना, अब हम क्या काम करते हैं, 4 अपॉन ये प्लस 3 अपॉन ये इंटू j माइनस 2 अपॉन, यहाँ देखिएगा आप c कैप इज इक्वल टू 4 अपॉन √29i प्लस के 3 अपॉन √29j माइनस के 2 अपॉन √29k। बस हमें यही डिफाइन करना था दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि i प्लस जे माइनस 2 के r वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस जेड के हो तो द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए। हमें क्या कहा गया है, हमें ये एक वेक्टर दे दिया गया है और कह दिया गया है कि एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो किस तरह हम एक्स वाई जेड के मान को ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों हमें ये दिया हुआ है, तो हमें क्या काम करना है, हमें r वेक्टर की तुलना यानी इस वाले वेक्टर की तुलना जैसे हम इस वाले से करते हैं, तो यहाँ से r का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे। तो रूट अपनी ही जगह चढ़ गया, 1 का स्क्वायर यानी i का x की जगह क्या है हमारा, भाई x की जगह हमारा 1 है। अरे इस वाली समीकरण में देखिएगा, इससे अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो क्या आता है, i के पास में 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस इस j के पास में 1 तो 1 का स्क्वायर, इस z के पास z की तुलना इससे करेंगे तो यानी माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो r का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √1 प्लस 1 प्लस 4, तो r का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √6 आ जाएगा। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। तो दोस्तों दिक कोसाइन को हम LMN से डिनोट करते हैं। तो अगर हमें L का मान निकालना है तो a अपॉन रूट के r का मैग्नीट्यूड a अपॉन √6, ठीक है, और m इज इक्वल टू b अपॉन √r, r का मैग्नीट्यूड n इज इक्वल टू c अपॉन r का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो दोस्तों रखते हैं L इज इक्वल टू 1 अपॉन √6, m इज इक्वल टू 1 अपॉन √6, n इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस के 2 अपॉन √6। बस यही हमसे पूछा गया था, मतलब 1 अपॉन √6 कॉमा 1 अपॉन √6 कॉमा माइनस के 2 अपॉन √6। दोस्तों मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, इसलिए आप इस बात पे मुझसे लड़ाई नहीं करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, अगर हमें इस तरह की लाइन दे दी जाए,
ठीक है। तो हम अपने पास से ये ओ बनाते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है। ड्रॉ करने के पश्चात अब हमें कह दिया गया है कि इसका अंत्य विभाजन ज्ञात कीजिए। अंत्य विभाजन ज्ञात कर, हमें P का मान दिया हुआ है, हमें Q का मान दिया हुआ है। ये P और Q जो है ये एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो अंत्य विभाजन ज्ञात कीजिए। अंत्य विभाजन ज्ञात करने का सूत्र जो होता है दोस्तों, वो होता है OR = MOQ प्लस के NOP/m+n। अरे सर ये कहाँ से आ गया सब, ये ज़रा बता दीजिए एक दफ़े। अरे बच्चे यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा एक दफ़े, अंत्य विभाजन ज्ञात कर रहे हैं हम। तो OP, ठीक है, OQ, ठीक है, इतना तो समझ आ रहा है नहीं? अरे सर बिल्कुल आ रहा है। तो OR निकालना है हमें, यहाँ से यहाँ तक ये जिस अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी OR = M मतलब जब अगर हमें ये रखना है, मतलब हमें अंत्य विभाजन ज्ञात कर रहे हैं, तो हमें ये लिखना पड़ेगा, यानी 2 यानी M OQ, क्योंकि हम OQ को पहले लिखते हैं माइनस करके, OP बाद में लिखते हैं, प्लस NOP, ठीक है, अपॉन M+n आ जाएगा। अंत्य विभाजन का सूत्र आप हमेशा याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा OR = 2, यहाँ पर 2 आ गया है। तो दोस्तों यहाँ देखिए OR = 2 अपनी ही जगह, यानी M की जगह क्या दिया हुआ है हमें, आइए देखते हैं। क्योंकि ये जो रेखा दी हुई है PQ, ये हमें 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रही है। M का मान 2 और N का मान 1 दे रखा है, ठीक है। तो M की जगह हम 2 रखेंगे और OQ की जगह Q का मान प्लस अपनी ही जगह, क्योंकि अंत्य विभाजन ज्ञात करने में हम प्लस लगाते हैं और बाह्य विभाजन में हम माइनस लगाते हैं बीच में, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहता है। तो हम अंत्य विभाजन ज्ञात कर रहे हैं तो हम प्लस लगाएंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ आ रही होगी। अब OQ का मान क्या दिया हुआ है, अरे -i + j + k, -i + j + k प्लस अपनी ही जगह। अब यहाँ पर देखिए N की जगह 1 दिया हुआ है और यहाँ पर OP की जगह i + 2j - k आ जाएगा, अपॉन M+n मतलब 2 + 1 आ जाएगा, ठीक है। तो OR = -2i + k 2j + 2k + i + k 2j - k अपॉन 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए -2i और प्लस के i, तो -i बचेगा, प्लस के 2j और प्लस के 2j प्लस के 4j हो जाएगा, प्लस के 2k माइनस के तो प्लस के हो जाएगा अपॉन 3, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों OR = -1/3 × i, इसको हमने अलग अलग तोड़कर लिख लिया, प्लस के 4/3 × j प्लस के i/1/3 × k। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। बस दोस्तों हमारा यही आंसर है, यही हमसे पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को भी सीखते हैं। तो दोस्तों OP = दिया हुआ है 2i + 3j + 4k, OQ = दिया हुआ है 4i + k 8j - k 2k का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। और हमसे कह दिया गया है कि इसका मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम दोस्तों, यहाँ पर ये 8 नहीं है, ये कि बस खाली j ही है, ठीक है। आप याद रखेंगे इस बात को। तो 2i इसका सूत्र जो होता है हमारा मध्य बिंदु का, तो OP - OQ/2, ये आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो OP मतलब 2i + 3j + 4k - 4i + j - 2k/2, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा इस वाले निशान, जैसे हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, यहाँ से इसको खोल देंगे, ठीक है। तो -4i - j, अंदर के निशान चेंज हो जाते हैं जब खोलते हैं, तो -2k/2 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा दोस्तों, एक दफ़ा मैं दिखाता हूँ आपको। तो -4i और प्लस के 2i, -2i बचेगा, प्लस के 3j - j प्लस के 2j बचेगा, प्लस के 4k प्लस के 2k प्लस के 6k हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो मध्य बिंदु = इसका मध्य बिंदु हम ज्ञात कर रहे हैं, तो 2i + के 2j + 6k/2, ठीक है। अब यहाँ से हमने इस वाले पोर्शन में से हमने 2 को कॉमन निकाला, -2 को, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देंगे, -i + j + के 3k आ जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 2 सदिशों का गुणनफल किस प्रकार किया जाता है, आइए देखते हैं।
दो सदिशों का गुणनफल, एक तो अदिश गुणनफल होता है, एक सदिश गुणनफल होता है। अगर हम सदिश की गुणा सदिश से करते हैं तो अदिश आता है, अगर हम सदिश की गुणा अदिश से करते हैं तो सदिश आता है। ठीक है, आई होप ये बात भी समझ आ गई होगी। अरे दोस्तों, थोड़ा सा धक्का लग गया था तो मैं पानी पीने के लिए चला गया था। तो हम ये बता रहे थे आपसे हम कि अगर हम सदिश की गुणा सदिश से करते हैं तो अदिश आता है, अगर सदिश की गुणा हम अदिश से करते हैं तो सदिश आता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। तो अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, एक हमें दिया हुआ है बी वेक्टर, एक दिया हुआ है ए वेक्टर, और हमसे कह दिया गया है कि इसके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इनके बीच का कोण ज्ञात करने के लिए जो सूत्र हमारा होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है हमारा। आप हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो ए डॉट बी का मान 0 होता है। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो ए डॉट बी का मान होता है ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी का मैग्नीट्यूड। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन को देखते हैं इसके। अब यहाँ देखिए, एक्स वाई जेड तल है, ये आई जे के। ठीक है, एक बात यहाँ समझिएगा आप, अगर हम यहाँ देखिएगा आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड मतलब उसका मान 1 होता है। ठीक है, और आई डॉट जे उसका मान 0 होता है, आई डॉट के उसका मान 0 होता है। आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1। आप हमेशा इस वाली टेबल को याद रखेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों प्रश्न में कहा गया है कि a इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 5k, b इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 7k। तो सिद्ध कीजिए कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट है। ये हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों हम किस प्रकार इसको सिद्ध करते हैं, आइए देखते हैं। तो a डॉट b इज इक्वल टू, हमें a का मान रख देना है, मतलब i प्लस 2j माइनस 5k, और b का मान रख देना है, यानी 3i प्लस k 4j माइनस 7k। ठीक है, अब हमें क्या काम करना है, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इस वाले से करते हैं, क्योंकि हमें i की मल्टीप्लाई i से, j की मल्टीप्लाई j से, k की मल्टीप्लाई k से। ठीक है, आप हमेशा इस बात को भी याद रखेंगे। तो 3i की मल्टीप्लाई i में करते हैं तो 3i डॉट i प्लस 8, क्योंकि 4 दूनी 8, j डॉट j प्लस 7 पंजे 35, क्योंकि माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस हो जाता है 35 k डॉट k। ठीक है, तो दोस्तों a डॉट b इज इक्वल टू 3 प्लस 8 प्लस 35, a डॉट बी इज इक्वल टू 46। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा a डॉट बी इज इक्वल टू 46 आ चुका है। अब हम b डॉट a निकालेंगे। आइए b डॉट a किस तरह निकालते हैं हम। तो दोस्तों हमने b का मान 3i प्लस के 4j माइनस 7k और a का मान i प्लस 2j माइनस 5k रखा। जब हम इस 3i की मल्टीप्लाई इस i से करते हैं तो 3i इंटू आई उसका मान 1 होता है तो 3 आ जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो 4 दूनी 8 और j डॉट j उसका मान 1 होता है तो 8 आ जाएगा। माइनस 7 की मल्टीप्लाई माइनस 5 से करते हैं तो 7 पंजे 35 प्लस हो जाएगा और k डॉट के उसका मान 1 होता है तो इज इक्वल टू 46 आ जाएगा। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, ये हमारा प्रूव हो चुका है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है, b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, a डॉट b इज इक्वल टू √6। थीटा का मान पूछा गया है हमसे। तो हम थीटा का मान किस तरह निकालते हैं दोस्तों, मैंने आपसे भी बताया था कि a डॉट b इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा होता है। ठीक है, यह आप हमेशा याद रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें यानी हमने a डॉट b का मान √6 रखा, a का मान √3 डॉट b का मान 2 कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू √6 अपॉन 2 √3। अब हम इस √6 को लिख सकते हैं √2 इंटू √3। ठीक, और इस 2 को लिख सकते हैं हम √2 इंटू √2। आइए नेक्स्ट स्टेप पे है वो देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा √2 इंटू √2 इंटू √3,
इस √2 से √2, इस √3 से √3, 1/√2 बचा। अब यहाँ देखिएगा cos थीटा, क्या 1/√2 cos किसी का मान होता है ये? अरे सर 1/√2 cos 45 का मान होता है। अरे सर मैं सही, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये जब cos इधर को जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। अब 1/√2 यानी cos 45 का मान होता है। इस cos से ये वाला cos कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस के लैम्डा j प्लस के, बी इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k हो तो लैम्डा का मान क्या होगा? जबकि दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। जब एक दूसरे के लंबवत हैं तो हम उसको किस प्रकार डिफाइन करते हैं दोस्तों? तो यहाँ देखिए लंब होने का प्रतिबंध क्या होता है। तो दोस्तों लंब होने का प्रतिबंध ये होता है, मैंने आपको बताया था कि A डॉट B इज इक्वल टू 0, A डॉट B इज इक्वल टू 0, ये आप हमेशा याद रखेंगे, लंब होने का प्रतिबंध है ये, ठीक है। तो A डॉट B इज इक्वल टू 2 माइनस के 2 लैम्डा प्लस 3। अरे सर ये कैसे आ गया, ये तो बता दो बच्चे। यहाँ देखिएगा, जब हम इस 2 की मल्टीप्लाई इस I से करेंगे, I डॉट I, तो उसका मान 1 यानी 2 ही बचेगा हमारा, जैसे कि ये आ गया। अब इस लेमडा की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -2 लेमडा, J डॉट J उसका मान 1 होता है। जब हम 3 की मल्टीप्लाई इस K के गुणांक से करेंगे यानी 1 से, तो 3 आ जाएगा, और K डॉट K उसका मान 1 होता है। अब इसको रख देंगे बराबर 0 के, क्योंकि A डॉट B इज इक्वल टू 0 लंब होने का प्रतिबंध होता है। तो 2 माइनस 2 लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 माइनस 2 लेमडा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो लेमडा इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। तो लेमडा का मान ही हमसे पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में कहा गया है सदिशों i प्लस 3j प्लस 2k तथा 2i माइनस के 4j प्लस k का कोण साइन ज्ञात करें। इसका कोण ज्ञात करना है हमें, और कोण ज्ञात करने के लिए हम सूत्र याद रखेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन a का मैग्नीट्यूड डॉट b का मैग्नीट्यूड, ये हम याद रखेंगे। तो दोस्तों आप ये देखिएगा ये किस तरह हम डिफाइन करते हैं। इसका सूत्र हो a क्रॉस b हम किस तरह ज्ञात करते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा कि a क्रॉस b इज इक्वल टू आई जे के आपको पहली रो में लिख लेना है। अब दूसरी रो में क्या लिखना है, जो ए बी के हमें गुणांक दिए हुए हैं, ए बी का जो हमें आई जे के गुणांक दिए हुए हैं वे लिख देंगे हम दूसरी तीसरी रो में। जैसे आई का गुणांक 1 तो 1 लिख दिया, 3 का जे का गुणांक 3 है तो 3 लिख दिया, के का गुणांक 2 है तो 2 लिख दिया, ठीक है। अब आई का गुणांक 2 है तो 2 लिख दिया, और जे का गुणांक -4 है तो -4, और इसी प्रकार 1 लिख दिया। अब हमें यहाँ से जैसे कि हम अभी तक हमने सारणी में पढ़ा था, तो हमें इसको किस तरह डिफाइन करते हैं, किस तरह इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने इस बाहर रखा आई को, ये वाली और ये वाली रो और कॉलम छोड़े, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो आई बाहर रखा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 आ जाएगा। जब हम माइनस की मल्टीप्लाई इस 2 से करेंगे तो -4 दूनी 8 मतलब -8, और बीच में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 8 -j, ठीक है। इस वाली रो इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 1 - 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस बीच में लगाते हैं, प्लस के। अब यहाँ देखिएगा ये वाली रो ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो -4 -6 आ जाएगा। a क्रॉस b इज इक्वल टू 11i प्लस के 3j माइनस 10k, ये आ गया इसका। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा हमें क्या निकालना है, हमें a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी इसका मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड, जैसा कि मैं आपको अभी पहले बता चुका हूँ कि किस तरह हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो निकालते हैं, आइए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने a का मैग्नीट्यूड निकाला, हाँ इसका हम मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं हाथों हाथ। अब a क्रॉस b का हम मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, फिर हमें a का मैग्नीट्यूड फिर b का मैग्नीट्यूड निकालता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकाला √x² + y² + z², ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू √121 + के 9 + के 100, तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 230 आ जाएगा, यानी a क्रॉस b का मान जो आ गया, मैग्नीट्यूड जो आ गया वो √230 आ गया। तो दोस्तों a का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। a का मैग्नीट्यूड मतलब
ए जो दिया हुआ है मैं उसके गुणांकों का यानी आई जे के गुणांक का स्क्वायर कर देंगे रूट में कर करके। तो रूट 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट 14 हो जाएगा। बी का मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे तो रूट 21 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए अतः दो सदिश के बीच का कोण जो होता है साइन थीटा इजिकल टू 8 क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी का मैग्नीट्यूड। साइन थीटा इसका दिया हुआ है 230 तो रूट 230 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड रूट 14, बी का मैग्नीट्यूड रूट 21। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7 रूट 6। अब इस साइन को उठा करके यहाँ लेकर जाएंगे तो थीटा इजिकल टू साइन इनवर्स रूट 230 बाई 7 रूट 6। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों एक बार मैं इस क्वेश्चन को और बता देता हूँ क्या क्या करना है आपको इसमें। हमें यहाँ पर दो सदिश दिए हुए हैं, ए और बी का मान दिया हुआ है। ठीक है, हमसे कह दिया गया है कि इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बीच का कह रहा हूँ मैं कि साइन मतलब कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, साइन ज्ञात कीजिए इनका। तो यहाँ पर देखिएगा हमें थीटा ज्ञात करना है, हमें कोण ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले ए क्रॉस बी, क्योंकि जो हमारा फार्मूले में आ रहा है वो हमें सबसे पहले ज्ञात कर लेना है। तो ए क्रॉस बी आई जे के पहली रो में, उसके बाद में इसके गुणांक जो बच रहे हैं वो लिख देने हैं। ए क्रॉस बी का मान यहाँ से निकल कर आ जाएगा, फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के पश्चात ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, उसके बाद में इसको हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ से थीटा का मान साइन इनवर्स रूट 230 बाई 7 रूट 6 आ जाएगा। तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको HW में करना है। सदिश A इजिकल टू 3i प्लस जे प्लस 2k, B इजिकल टू 2i प्लस माइनस के 2j प्लस के 4k हो तो सिद्ध कीजिए कि इनके बीच का कोण थीटा इजिकल टू साइन इनवर्स 2/√7 हो। ये क्वेश्चन आप घर से कीजिएगा, ठीक है, और आपको करना ही है। आप ये महसूस करेंगे फिर कि हाँ भाई मैं ये क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ, मैंने आपको इस तरह समझाया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपको घर से करना है कि a इजिकल टू आई प्लस 4j प्लस 3k, b इजिकल टू 4i प्लस 2j माइनस 4k। अपने आप से ही ये क्वेश्चन करना है, इनके मध्य का कोण ज्ञात करना है। ठीक है, और मध्य का कोण किस तरह ज्ञात करते हैं मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। अब यहाँ देखिएगा सदिशों a इजिकल टू 2i प्लस के j माइनस 3k तथा b इजिकल टू 3i माइनस 2j माइनस k के मध्य बने कोण ज्ञात करो। इसका मध्य कोण हमें ज्ञात करना है। किस तरह करते हैं दोस्तों, यहाँ पर फॉर्मूला एक ये याद रख लीजिए, cos थीटा a डॉट बी अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, हम कोण को दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, दो प्रकार से उसको हम निकाल सकते हैं। एक तो cos थीटा इजिकल टू a डॉट बी अपॉन a का मैग्नीट्यूड डॉट b का मैग्नीट्यूड, और sin थीटा इजिकल टू a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन a का मैग्नीट्यूड डॉट b का मैग्नीट्यूड। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको निकालते हैं हम। तो a का मान रखा 2i प्लस के j माइनस के 3k, b इजिकल टू 3i माइनस 2j माइनस के। a का मैग्नीट्यूड निकाला, ये आ गया रूट 14, b का मैग्नीट्यूड रूट 14। ठीक है, अब हमने इसको इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया। ठीक है, तो cos थीटा इजिकल टू 2i प्लस j माइनस 3k 3i माइनस 2j माइनस के अपॉन रूट 14 इंटू रूट 14। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों cos थीटा, अब इसकी मल्टीप्लाई जैसे हम 3 से करते हैं तो 2 तिया 6 है। ठीक है, आई डॉट आई उसका मान 1 होता है तो 6 लिख दिया हमने। इस माइनस 2 की मल्टीप्लाई जैसे ही हम 1 में करते हैं तो माइनस 2 आ जाएगा, j डॉट j उसका मान 1 होता है। माइनस 3 की मल्टीप्लाई इसमें करें तो प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के माइनस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो प्लस हो जाता है, अपॉन 14 हो जाएगा। अब cos थीटा इजिकल टू 7/14, 7 दूनी 14 यानी 1/2 आ जाएगा। तो क्या 1/2 cos में किसी का मान होता है? अरे सर cos 60 का मान 1/2 होता है, तो cos से cos कैंसिल, थीटा इजिकल टू 60 डिग्री आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों यदि सदिश a इजिकल टू 3i माइनस 2j प्लस 4k और b इजिकल टू i माइनस 2j प्लस 2k हो तो a क्रॉस b का मान ज्ञात कीजिए। a क्रॉस b का मान, अरे बच्चे बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो a क्रॉस b का मैंने अभी आपसे बताया था कि पहली रो में i j k लिख लेना है
और जो हमें सदिश दिए हुए हैं आई जे के गुणांक दूसरी रो में और तीसरी रो में लिख देने हैं। तो 3 - 2 और 4, इस वाली से 1 - 2 और 2। ठीक है, अब यहाँ से हमने a क्रॉस b का मान निकाला, आई बाहर रखा हमने, इसको छोड़ा, इसकी मल्टीप्लाई से ये कर दिया। इस j को -j, इसको छोड़ा, इसकी मल्टीप्लाई से करी, ये आ गया। प्लस के, इसको छोड़ा, इसकी मल्टीप्लाई से, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से 4i - 2j - 4k, ये हमारा आंसर आ गया है, 4i - 2j - 4k। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं आपको। यदि सदिश ai + 2j - k, ai + 2j - k और 3i + 4j - 4k परस्पर लंब हो, अगर लंब हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने आपसे अभी ये बताया था कि लंब होने का प्रतिबंध जो होता है वो a.b = 0 होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो हमने a का मान यानी ai + 2j - k, 3i + k 4j - 4k = 0। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 4 आ जाएगा = 0। तो a का मान यहाँ से -4 निकल कर आ चुका है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि सदिश 3a + b + 5c, 4a - b + 2c तथा 6a + 5b + 4c समतलीय हों। अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये समतलीय हैं तो दिखाइए किस तरह ये समतलीय है। तो किस तरह हम उसको करते हैं। तो दोस्तों समतलीय होने का प्रतिबंध जो होता है वो a वेक्टर = mb + nc होता है। ठीक है, mb + nc होता है। तो दोस्तों आइए देखिएगा, a का मान हमें दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ 3a + b + के 5c, 3a + b + 5c। अब b की जगह b का मान और c की जगह c का मान रख देना है। जैसे ही रखते हैं अब इस m की मल्टीप्लाई हम अंदर कर देते हैं, 4am + के mb - के mb + के 2mc - के 6na, इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से, फिर तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर के 3a + b + 5c a। अब यहाँ से देखिएगा हमने a यहाँ से और यहाँ से a को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 4m - के 6n, ये आ गया। प्लस के b कहाँ से, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से और यहाँ से हमने b कॉमन निकाला तो 5n - के m आ जाएगा। अब यहाँ से और यहाँ से हमने c कॉमन निकाला तो 2m + के 4n आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोनों पक्षों में a, b, c के गुणांकों की तुलना करने पर, जैसे ही हम a, b, c की गुणांकों की तुलना करते हैं, यानी a का गुणांक क्या है 3 तो 3 के बराबर इसको रख देना है, b का गुणांक क्या है 1 तो इसके बराबर रख देना है, और c का गुणांक 5 है तो इसके बराबर रख देना है। ठीक है, तो आइए रखते हैं दोस्तों। तो यहाँ से 4m - 6n = 3 समीकरण पहली, 5n - m = 1 समीकरण 2, 2m + के 4n = 5 समीकरण 3 आ गई। अब हम क्या काम करते हैं, इन वाली दो समीकरण को हम ज्ञात कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ से m और n के मान पता चलते हैं, उस m n के मान को हम इस वाले समीकरण में रखते हैं। अगर ये संतुष्ट हो गई तो हम कह सकते हैं कि ये दिए हुए सदिश जो है ये समतलीय है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों आइए रखते हैं, हम पहले इन दो समीकरणों को सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 2 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4m हो जाएगा, और उसके बाद दोनों को प्लस करेंगे 1 और 2 को तो 4m से 4m कट जाएगा। आइए हम गुणा करते हैं, तो 4 × 5n - के 4m = 4। ठीक है, क्योंकि हम इसमें गुणा कर रहे हैं 4 की, तो 20n - के 4m = 4 समीकरण आ गई चौथी। अब यहाँ देखिएगा समीकरण 4 और समीकरण 1 को जोड़ते हैं। जैसे ही जोड़ते हैं यहाँ पर देखिएगा 20n - के 4m + के 4m - 6n 4 + 3। ठीक है, तो m से ये 4m से 4m कैंसिल, 20n - 6n मतलब 14n, तो 7 दूनी 14 यानी 1/2 आ जाएगा n का मान। n का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जैसे ही रखते हैं समीकरण नंबर 1 में तो यहाँ से हमारा m का मान निकल कर आता है, जो कि होता है हमारा 3/2। m का मान 3/2।
अब क्या कर सकते हैं अब हम कह सकते हैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, मतलब हम लिख अब m और n के मान को हम समीकरण नंबर 3 में पुट करते हैं। m का मान निकल गया, n का मान निकल गया, उस वाले मान को हम यहाँ पुट करेंगे। अगर 5 आ गया तो हम कह सकते हैं कि समतलीय है, और नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ 2 इंटू एम की जगह हमने 3/2 प्लस 4 इंटू एन की जगह 1/2 इज इक्वल टू 5। इस 2 से ये 2 कैंसिल, 2 दूनी 4, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 और प्लस 3 5। तो क्या 5 नहीं आ रहा? अरे सर बिल्कुल आ रहा है। स्पष्ट तरीके से हम कह सकते हैं कि सदिश जो है समतलीय है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो को अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। तो दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।